क्या हो अगर वो चीजें जिन्हें हजारों सालों से महज प्रार्थना या भक्ति कहा जाता रहा है, वो असल में इंसान के ब्रेन के हार्डवेयर को रीवायर करने के बेहद एडवांस्ड न्यूरो इंजीनियरिंग कोड्स हों। ये काफी बड़ा क्लेम है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना कि प्राचीन उपदेश सिर्फ नैतिक जीवन जीने के तरीके हैं। हाँ, और विज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में ना, हम एक ऐसी स्रोत सामग्री को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। हमारे आज के सोर्स का नाम है द न्यूरोफिजिक्स ऑफ डिवाइन डेस्टिनी। और मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर दूं, ये चर्चा किसी धर्म संप्रदाय या किसी तरह के अंधविश्वास के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी। हमारा उद्देश्य बस इस बात की गहराई में जाना है कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत असल में मानव चेतना को, यानी जिसे हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे अपग्रेड करने का एक साइंटिफिक मैनुअल है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि इस स्रोत में जिन ईश्वरीय वाक्यों या जिन्हें मुरली कहा जाता है, जब आप इनके पीछे की कार्यप्रणाली को देखते हैं तो वो कोई जादुई चमत्कार नहीं लगते। मतलब उनका एक वैज्ञानिक आधार है? पूरी तरह से वो मॉडर्न न्यूरोलॉजी और बायोफिजिक्स के नियमों पर काम करते हैं। ये स्रोत असल में हमें बताते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। और यही बात इस सोर्स को इतना अलग बनाती है। तो चलिए इसके सबसे पहले और बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं। मतलब स्रोत में इंसान की तकदीर या डेस्टिनी को लेकर एक बहुत स्पष्ट लाइन दी गई है कि जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। हाँ, ये सामग्री का एक कोर कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं थोड़ा क्रिटिकल होके सोचूं तो पहली बार में ये किसी भी आम धार्मिक उपदेश जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस आंखें बंद करो और एक ही नाम को बार बार रटते रहो। हाँ, अक्सर लोग इसे रटना ही समझ लेते हैं। पर एक मिनट, अगर हम सिर्फ एक ही विचार को या एक ही चीज को बार बार सोचते रहें तो क्या ये एक तरह की कंडीशनिंग या ब्रेन वॉशिंग नहीं है? मतलब क्या ये जिम में बार बार एक ही मांसपेशी की कसरत करने जैसा है? सिर्फ कुछ याद करने से भौतिक दुनिया में तकदीर कैसे बदल सकती है? ये एक बहुत ही वैलिड शंका है, और अगर हम इसे बिना विज्ञान के समझें तो ये रटने जैसा ही लगेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसे डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अच्छा, डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ पर से पानी बह रहा है। दशकों तक जब पानी एक ही रास्ते से बहता है तो वो वहां एक गहरी खाई या कैन्यन बना देता है। फिर पानी का उस रास्ते पर बहना उसकी मजबूरी बन जाता है। बिल्कुल, हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना जी, वो बिल्कुल उस गहरी खाई की तरह होते हैं। बचपन से हम जिस तरह सोचते आए हैं, हमारे न्यूरॉन्स वैसे ही वायर हो गए हैं। तो हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो उस पानी की तरह है जो उसी पुरानी खाई में बह रहा है। एकदम सही। अब स्रोत जब कहता है कि याद करो, तो वो रटने की बात नहीं कर रहा है। वो ध्यान या अटेंशन को एक नई दिशा में जानबूझकर लगाने की बात कर रहा है। मतलब हम एक नई खाई खोद रहे हैं। हाँ, न्यूरोसाइंस का नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान एक सुप्रीम सोर्स या सर्वोच्च सत्ता पर केंद्रित करता है, जो कि शांति और प्रेम का प्रतीक है, तो वह असल में अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल सर्किट बना रहा होता है। अरे वाह! मतलब हम कॉन्शियसनेस की मदद से ब्रेन की फिजिकल संरचना को ही बदल रहे हैं। ठीक यही हो रहा है। आपके विचार आपका व्यक्तित्व तय करते हैं, व्यक्तित्व से आपके कर्म तय होते हैं, और आपके कर्म आपकी तकदीर बनाते हैं। इसके अलावा ना यहाँ बायोफिजिक्स का एक और नियम काम करता है। वो क्या? जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है। जब अटेंशन एक उच्च ऊर्जा वाले स्रोत पर टिकता है तो इंसान सर्वाइवल मोड से निकलकर जहाँ डर या तनाव होता है उसे बाहर आ जाता है। वो एक हाई कोहेरेंस स्टेट में चला जाता है, जहाँ डर या क्रोध जैसी निचली आवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। इस अवस्था में स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता सबसे चरम पर होती है। तो ये तकदीर का बदलना कोई जादू नहीं है, ये एक बेहतर और अधिक फोकस वाले मस्तिष्क का बायोलॉजिकल आउटपुट है। ये तो बहुत ही तार्किक चेन रिएक्शन है। अटेंशन से न्यूरल वायरिंग, वायरिंग से बिहेवियर और बिहेवियर से डेस्टिनी। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक अड़चन आती है। अच्छा, कैसी अड़चन? श्रोतों में एक और सिद्धांत है, शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो।
जिसका मतलब है कि अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी इस याद की स्थिति को बनाए रखो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ हम लगातार स्क्रीन, मीटिंग्स और डेडलाइंस के बीच घिरे हैं, ये कैसे संभव है? मुझे तो ये कॉर्पोरेट दुनिया के मल्टीटास्किंग का आध्यात्मिक वर्जन लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये मल्टीटास्किंग जैसा क्यों लगता है। और हम जानते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारे फोकस को बुरी तरह तोड़ देती है, ब्रेन को थका देती है। तो क्या एक साथ काम भी करें और याद भी, ये मानसिक रूप से थका देने वाला या कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं होगा? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर माइंडफुलनेस और मल्टीटास्किंग को एक ही समझ लेते हैं। मल्टीटास्किंग तब होती है जब हमारा दिमाग दो अलग-अलग बाहरी कार्यों के बीच तेज़ी से स्विच कर रहा होता है, जैसे ईमेल लिखना और फ़ोन पर बात करना। हाँ, जिससे बहुत थकान होती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहाँ जिस स्थिति की बात कर रहा है, उसे मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस इन एक्शन या डुअल अवेयरनेस कहा जाता है। ये मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये मल्टीटास्किंग नहीं है, तो काम करते हुए ध्यान कैसे बना रह सकता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे डिकोड करने के लिए हमें ब्रेन के डुअल अटेंशन सिस्टम को समझना होगा। हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से दो नेटवर्क होते हैं। पहला है टास्क नेटवर्क, जो तब एक्टिव होता है जब हम कोई बाहरी काम कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या डेटा एंट्री करना। और दूसरा? दूसरा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हमारा आंतरिक सोचने वाला नेटवर्क है। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। मतलब हाथ कीबोर्ड पर चल रहे होते हैं, लेकिन दिमाग इस बात पर बहस कर रहा होता है कि कल मीटिंग में बॉस ने क्या कहा था। ठीक उसी भटकाव की बात हो रही है। जब स्रोत कहता है हाथों से काम और बुद्धि से योग, तो ये इन दोनों नेटवर्क्स को एक ही अलाइनमेंट में लाने का एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। वो कैसे? जब आप काम करते हुए अपनी आंतरिक अवेयरनेस को उस सुप्रीम सोर्स या शांति की आवृत्ति पर सेट कर देते हैं, तो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बेतरतीब विचारों में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है। ओहो, मतलब हम बैकग्राउंड में चल रही उन सभी फालतू एप्लीकेशंस को बंद कर रहे हैं जो ब्रेन की बैटरी चूस रही थी। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। आप अपने टास्क नेटवर्क से काम कर रहे हैं और आपका सोचने वाला दिमाग एक शांत अवस्था में टिका हुआ है। इससे तनाव कम होता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। ये ओवरलोड नहीं है, बल्कि ये कॉग्निटिव एफिशिएंसी का चरम है। ये नजरिया तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। ये ध्यान को बांटना नहीं है, बल्कि उसे ऑप्टिमाइज करना है। बिल्कुल। लेकिन इस अलाइनमेंट में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जब हम दुनिया में काम करते हैं तो हमारा मैं या ईगो हमेशा सेंटर में रहता है, और ये हमें इस स्रोत की सबसे शक्तिशाली लाइन की ओर ले जाता है। हाँ, जीते जी मरने वाली लाइन। हाँ, स्रोत कहता है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। अब अगर मैं इसे आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से देखूं, तो ये जीते जी मरना वाली बात बहुत पैसिव और डरावनी लगती है। सुनने में ऐसा लग सकता है। मतलब क्या इसका मतलब एक रोबोट की तरह भावनाहीन हो जाना है? विकासवाद के नजरिए से तो ईगो एक सर्वाइवल टूल है ना। अगर हम अपने ईगो को मार दें, तो क्या हम दुनिया के सामने बिल्कुल कमजोर या निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो ये कोई मृत्यु नहीं है और ना ही ये निष्क्रियता की बात कर रहा है। न्यूरोसाइंस में इस जीते जी मरने की स्थिति को ईगो डिसोल्यूशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो फिर यहाँ किस चीज की मृत्यु हो रही है? यहाँ मृत्यु हो रही है हमारी उस पहचान की जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनाता है। हमारा ब्रेन लगातार हमारे बारे में एक कहानी बुनता रहता है। मैं ये हूँ, मेरा ये पद है, मुझे ये अपमान सहना पड़ा। ये जो मेरा शरीर और मेरी कहानी वाला सीमित ईगो है, यही हर तरह के डर और असुरक्षा का जन्मदाता है। मतलब हम उस कहानी से खुद को डिटैच कर रहे हैं जो हमें लगातार तनाव दे रही थी। एकदम सही। जब स्रोत कहता है कि खुद को शरीर से अलग मानो, तो मस्तिष्क का ये ईगो नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है। जब पहचानी शरीर नहीं है, तो अपमान का डर, नुकसान का डर और लगाव अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, तो क्वांटम स्तर पर क्या होता है? क्वांटम स्तर पर ये पदार्थ यानी मैटर से ऊर्जा यानी एनर्जी में एक शिफ्ट है। ये इंसानी दुखों को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप दुनिया में काम पूरी ऊर्जा से करते हैं, लेकिन उस काम के नतीजों से जो एक एंग्जाइटी जुड़ी होती है, वो खत्म हो जाती है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब ईगो को खोना कमजोरी नहीं, बल्कि उस शील्ड को उतार फेंकना है जिसका वजन ही हमें थका रहा था।
बिल्कुल ये बात है। लेकिन चलिए मान लिया कि हम वर्तमान में अपने ईगो को खत्म कर लें, पर उस पुराने कचरे का क्या, जो हमने सालों से इकट्ठा किया है? आप अतीत के बैगेज की बात कर रही हैं। हाँ, पुराने कर्मों और ट्रॉमा का क्या होगा? स्रोत कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब मुझे यहाँ फिर से थोड़ी शंका हो रही है, क्या ये सुप्रीम सोर्स से जुड़कर अपने ब्रेन की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करने जैसा है ताकि पुराने वायरस मिट जाएं? मैं आपकी इस कंप्यूटर एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूं और इसके पीछे एक बहुत ठोस विज्ञान है जिसे स्रोत में विकर्म या पिछले कर्म कहा गया है। न्यूरोबायोलॉजी की भाषा में वे स्टोर्ड इम्प्रेशंस या संस्कार हैं। मतलब कोई फंसी हुई ऊर्जा। हाँ, जब हम कोई गहरी नकारात्मक भावना महसूस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उस अनुभव को एक सेलुलर मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेता है। अब जब मस्तिष्क सबसे शुद्ध और उच्च आवृत्ति वाली चेतना यानी सुप्रीम सोर्स से जुड़ता है तो वो बेहद सुरक्षित अवस्था में आ जाता है। और उस सुरक्षा की वजह से वो दबे हुए नकारात्मक भाव रिलीज होते हैं। बिल्कुल, इसे साइकोलॉजी में मेमोरी रिकंसोलिडेशन कहा जाता है। जब उच्च आवृत्ति वाली रोशनी आती है तो दबे हुए ट्रॉमा सतह पर आते हैं और उनका जो इमोशनल चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी को विकर्म विनाश या इमोशनल क्लींजिंग कहा गया है। निचली आवृत्ति वाले नकारात्मक कर्म अंधेरी की तरह खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये तो मानो ब्रेन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके पुराने वायरसों को शरीर से बाहर निकालने जैसा हो गया। बिल्कुल, ये एक न्यूरल रीसेट है। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन इतनी गहरी सफाई के बाद भी इसे लगातार कैसे बनाए रखा जाए? क्योंकि हमारी जो इंसानी कमजोरियां हैं वो तो लौट कर आती हैं ना। हाँ, और स्रोत का अंतिम हिस्सा इसी पर आधारित है। हाँ, यहाँ दो बातें बताई गई हैं। पहला, याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, और दूसरा, योग बल से 5 विकारों पर जीत। अब मैं सच कहूँ तो ये आध्यात्मिक यात्रा का चार्ट रखना मुझे थोड़ा फनी लगा। फनी क्यों? मतलब क्या आध्यात्मिकता में भी स्प्रेडशीट की जरूरत है? ये तो किसी कॉर्पोरेट जॉब की डेली केपीआई को ट्रैक करने जैसा लगता है। मेरी नजर में यह कॉर्पोरेट असाइनमेंट जैसा लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये एक सिद्ध हैबिट ट्रैकिंग और डोपामाइन लूप सिस्टम है। अच्छा, ये चार्टिंग हमारे ब्रेन को कैसे हैक करती है? हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से उन चीजों को करना पसंद करता है जिनमें उसे कोई तत्काल इनाम या रिवॉर्ड मिलता है। जब आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति का चार्ट रखते हैं तो आप अदृश्य प्रगति को एक विजुअल डेटा में बदल देते हैं। और इससे ब्रेन को फीडबैक मिलता है। हाँ, जैसे ही आप चार्ट में देखते हैं कि आपने बेहतर किया है, आपका ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। ये इनाम सिस्टम को सक्रिय करता है और निरंतरता लाता है। वाह! और फिर वो जो 5 विकारों पर जीत वाली बात है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें हमेशा से धर्मों में पाप कहा गया है। क्या हम इन्हें भी न्यूरोलॉजी के नजरिए से डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विज्ञान इन्हें नैतिक बुराई नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के सर्वाइवल सर्किट्स का ओवर एक्टिवेशन मानता है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, काम यानी लस्ट असल में डोपामाइन एडिक्शन है। क्रोध यानी एंगर हमारे ब्रेन के एमिगडाला का ओवर एक्टिवेशन है, जहां खतरा महसूस होते ही फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, और लोभ? लोभ रिवॉर्ड की तलब है जो कभी खत्म नहीं होती। मोह हमारे अटैचमेंट सर्किट्स हैं जो हमें बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। और अहंकार के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये ईगो आइडेंटिटी है। तो ये जो योग बल है, ये भौतिक रूप से इन पांचों को हराता कैसे है? जब आप लगातार योग बल या निरंतर माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन के सबसे विकसित हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ता है। यह हिस्सा मजबूत होता है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है? यह हिस्सा हमारे ब्रेन का सीईओ है। ये निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और हमारे इमोशनल ब्रेन को नियंत्रित करता है। जब एमिगडाला क्रोध का अलार्म मचाता है तो मजबूत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे कहता है कि रुको, रिएक्ट मत करो। ये पल्स कंट्रोल और इमोशनल मास्टरी का शिखर है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल, और निष्कर्ष यही निकलता है कि ये स्रोत कोई धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे ध्यान का नियंत्रण ही तकदीर का नियंत्रण है। हाँ, मतलब जितना अधिक परम सत्ता या सुप्रीम सोर्स को याद किया जाता है, उतना ही हम अपने ब्रेन की वायरिंग, अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी और अंततः
अपनी तकदीर को फिर से लिख रहे होते हैं। यही इसका सबसे बड़ा टेक अवे है। वाकई। और इसी के साथ ना इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? है तो जरा सोचिए, अगर दुनिया भर में हजारों या लाखों लोग एक साथ अपनी चेतना को इस सर्वोच्च आवृत्ति पर सिंक कर लें तो क्या होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्या ये सामूहिक न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल व्यक्तिगत तकदीर को ही नहीं बल्कि हमारी भौतिक दुनिया के स्वरूप को भी हमेशा के लिए बदल सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।